हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अपने ABEO पेपर 2 का यूनिट 4 देख रहे थे। यूनिट 4 में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 6 तक देखा हुआ है। आज हमें पार्ट 7 देखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और वी कैन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 का कोर्स है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में फुल लेंथ कोर्स चल रहा है पेपर 2 का। यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंड कहाँ किया था, तो हम देख रहे थे मेंटरिंग मिशन। मेंटरिंग मिशन का हमने थोड़ा ही देखा था और वीडियो बीच में ही स्टॉप हुआ था। वहाँ से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेंटरिंग मिशन से 7th पॉइंट, ठीक है। हायर एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ, अदरवाइज जिसे आप भूलें ना, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो नई शिक्षा नीति है उसे हम 2 बिंदुओं में कवर करेंगे, यानी कि 2 पॉइंट्स में। Under 2 points, we will cover the new education policy. What are they? First is अंडर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। एक विद्यालयीन शिक्षा के अंतर्गत हमें देखना था, जो कि हमने देख लिया था। पार्ट 4 तक हमने क्या देखा था, तो हमने स्कूल एजुकेशन तक कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद जब से पार्ट 5 स्टार्ट हुआ, पार्ट 5, पार्ट 6 और ये जो है हमारा पार्ट 7, तो उसमें हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, तो हमने हाई एजुकेशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। उच्च शिक्षा को हमने स्टार्ट किया। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत ये कौन सा पॉइंट है, ये 7th पॉइंट है, यानी कि वी कैन से सब पॉइंट, जिससे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के अंतर्गत हम 7वें बिंदु को देख रहे हैं, जो कि किस बारे में है, तो मेंटरिंग मिशन में है। आप लोग को आई होप यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, जो कि आपको ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जा कर के आप देखेंगे तो आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेंटरिंग मिशन बताया गया। मेंटरिंग मिशन, मेंटर मतलब कि क्या होता है, जो परामर्श दे, जो सलाह दे, आपका मतलब कि कोई आपको गाइड करे, है ना। मिशन मतलब कि मेंटर मतलब क्या होता है, जो आपको गाइड कर रहा है, यानी कि जो गाइड होते हैं वही तो मेंटर होते हैं, ठीक है। तो बस देखते हैं, आइए देखें कि क्या बताया गया है इसके लिए। तो अ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, a national mission for mentoring will be established with a large pool of outstanding senior retired faculty, including those with the ability to teach in the Indian language। क्या बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। यदि पूछा गया कि राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, तो राष्ट्रीय मिशन की स्थापना परामर्श देने के लिए की गई है। राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत होंगे कौन, तो राष्ट्रीय मिशन परामर्श के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसके अंतर्गत होंगे कौन, तो उत्कृष्ट वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे। कौन होगा, तो उत्कृष्ट वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक रहेंगे, जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता भी शामिल है। यानी कि वो जो है अब परामर्श दे रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो यानी कि वो कौन है, वो तो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। और वरिष्ठ, उत्कृष्ट वरिष्ठ शिक्षक हैं, यानी कि उन्हें भारतीय भाषाओं में जिन्हें पढ़ाना आता है वो भी उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श पेशेवर सहायता प्रदान करने के इच्छुक होंगे। यानी कि कौन, सेवानिवृत्त वाले शिक्षक हैं, अब उनका मन नहीं है, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, तो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लाओगे क्या, तो नहीं, ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाना है। क्या लिखा गया, जो इच्छुक होंगे वही इस परामर्श के लिए जो ये राष्ट्रीय मिशन बनाया जा रहा है, जिसकी स्थापना की जा रही है, तो वो लोग होंगे कि अपनी इच्छा से आए। क्यों, क्योंकि आप बाध्य नहीं कर सकते हो, वो तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वरिष्ठ शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हैं, यदि अपनी इच्छा से वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। हु वुड बी विलिंग टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेंटरिंग प्रोफेशनल सपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स।
परामर्श किसको दे रहे हैं? ये परामर्श किसको दे रहे हैं? जो टीचर्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं परामर्श? टीचर्स को दे रहे हैं। कहाँ के टीचर्स? तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स को जो है ये परामर्श दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, आपको किस तरीके से कार्य करना है। समझ रहे हो? हु वुड बी विलिंग टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेंटरिंग प्रोफेशनल सपोर्ट। परामर्श दे रहे हैं और पेशेवर सहायता प्रदान करेंगे कि आपको कैसे कार्य करना है। किसको? तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है। 7 पॉइंट हो गया हमारा, 8 पॉइंट में आ जाओ। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। कैसे वित्तीय सहायता बताई गई है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर हम बोल सकते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत? आइए देखें, समझते हैं। Efforts will be made to incentivize the merit of students. Efforts will be made to incentivize the merits of the student belonging to the SC, ST, OBC and socially and economically disadvantaged groups. क्या बताया गया है कि जो SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वांछित समूह से संबंधित जो छात्र हैं तो उनकी योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। उसके अंतर्गत होगा क्या? तो उसके अंतर्गत द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी expanded to support, foster and track the progress of students receiving scholarships. क्या बताया गया कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, कैसे बच्चों को? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वांछित समूह है, ऐसे इन श्रेणियों के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो प्रोत्साहित किस रूप में किया जा रहा है? तो प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति उन्हें प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति को जो प्राप्त यानी कि जिसे दी जा रही है छात्रवृत्ति, तो क्या बताया गया? छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति का समर्थन करने, बढ़ावा देने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल बना दिया गया है अब। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहली बात, यदि पूछा जाता है कि छात्रवृत्ति किसके लिए है, तो छात्रवृत्ति किसके लिए है? बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और आर्थिक रूप से वांछित समूह के लिए है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वांछित समूह है उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है, स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है। स्कॉलरशिप के प्रोविज़न के लिए क्या कर दिया गया है? तो स्कॉलरशिप के प्रोविज़न के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को एक्सपांड किया गया है। क्या किया गया है? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया गया है। याद रहेगा आप लोगों को, जितना मैंने अंडरलाइन किया है बस उतनी ही चीज़ें आपको याद करनी है। क्लियर है आप लोगों को? आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या बताया गया है। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी एनकरेज टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्रीशिप्स एंड स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है कि ठीक है हम तो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, लेकिन और कौन क्या कर सकता है? तो बताया गया जो निजी उच्च शिक्षा संस्थान है वो क्या करेंगे? तो निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कि हम तो दे रहे हैं, सरकार की तरफ से तो बोल दिया गया ठीक है हम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल बना दे रहे हैं, ठीक है हम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन निजी जो उच्च शिक्षण संस्थान है क्या उनकी ओर से भी कोई योगदान आ रहा है? तो बताया गया कि उनको भी हम क्या करेंगे, उनको भी हम बिल्कुल प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे, उनको भी हम और ज़्यादा एनकरेज करेंगे कि वो भी फ्रीशिप्स और स्कॉलरशिप्स दें अपने बच्चों को। ठीक है, यानी कि वो भी अब क्या करें, छात्रवृत्ति की पेशकश करें अपने बच्चों को, तो हम उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये बाध्य नहीं है। निजी उच्च शिक्षण संस्थान बाध्य नहीं है किसी चीज़, प्रोत्साहित किया जाएगा सरकार की ओर कि आप भी ऑफर करो। 9th पॉइंट क्या बताया गया है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में के अंतर्गत इसमें क्या आता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। मेजर्स सच एज ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिजिटल रिपोजिटरीज। Measures such as online courses and digital repositories, funding for research, improved student service, credit-based recognition of MOOCs, etc. will be taken to ensure it as at par with the highest quality in class programs.
क्या बताया गया है यहाँ पे कि ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल रिपोजिटरीज, फंडिंग फॉर रिसर्च, फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विसेज, फिर क्रेडिट बेस्ड रिकॉग्निशन ऑफ मूक्स, इसको क्या किया जाएगा, ये मैच करेंगे किसको, तो जो ऑनलाइन जो मतलब कि क्लास में बैठ करके जो शिक्षा दी जाती है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी, बोलते हैं ना कि हम दूर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या हम हमारे बीच में इंटरेक्शन है कि नहीं, हमें टीचर जो समझाएंगे वो समझ में आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में तो आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, आप जैसे कि यूट्यूब में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं, मतलब यदि आपको समझ में आ रहा है तो बस इट डजेंट मैटर कि कौन आपके सामने बैठा है कि नहीं बैठा है, आपको समझ में आ रहा है, बस वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। आइए देखते हैं, इधर भी देख लेते हैं कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपोजिटरी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपोजिटरी अनुसंधान के लिए धन, बेहतर छात्र सेवाओं, मूक की क्रेडिट आधारित मान्यता, मैं मूक भी बताऊंगी कि ये क्या है, ठीक है, क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रम के बराबर हों, इन क्लास के बराबर हो, यानी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑफर किए जा रहे हैं ऐसा पूरा ऐसे ऐसे प्रावधान किए जाएंगे और ऐसी पूरी व्यवस्था की जाएगी कि बच्चों को कभी ये फील नहीं होने पाएगा कि हम जो है क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को, बस वही बताया गया। अब आपके एग्ज़ाम में यदि आए कि मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, MOOC का फुल फॉर्म क्या, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOOC, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये जो है मूक का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, मुफ्त ऑनलाइन कोर्स होते हैं, बहुत सारे मुफ्त ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये मूक है। तो जो मूक के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका प्रयोग करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल रिपोजिटरीज, फिर उसके बाद रिसर्च के लिए जो फंडिंग आती है, ये सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस लेवल का हम बनाने की कोशिश करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे कि वो हाईएस्ट क्वालिटी इन क्लास प्रोग्राम्स की तरह ही हो। भले ही हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हम इस तरीके से प्रोविज़न करेंगे कि फील ऐसा होगा कि आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, आपको मतलब क्लास वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया, ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया, आइए देखते हैं, समझते हैं। अ डेडिकेटेड यूनिट फॉर बिल्डिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, digital content and capacity building will be created in the Ministry of Education to look after the e-education needs of both school and higher education. क्या बताया गया है यहाँ पे, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित इकाई बनाई गई, यानी कि क्षमता निर्माण जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है तो उसके निर्माण के लिए समर्पित इकाई बनाई जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल ये डेडिकेटेड यूनिट है जो कि केवल ई एजुकेशन के लिए देखेगी। किसके अंतर्गत ये डेडिकेटेड यूनिट रहने वाली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ये देखेगा कि एक समर्पित इकाई हो जो कि क्या करेगी, जो कि ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगी। समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे बोला गया ना हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो ई शिक्षा के लिए एक समर्पित इकाई बनाएगी जो कि केवल क्या देखेगी, जो कि ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगी, ठीक है, एक डेडिकेटेड यूनिट रहेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच आर गोइंग टू लुक आफ्टर द ई एजुकेशन नीड्स ऑफ बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सभी को समझ में आया यहाँ पे कि क्या बताया जा रहा है? हम आगे देखें, आगे क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, ये क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये क्या है, तो it is an autonomous body will be created to provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration.
यदि पूछा गया कि नेशनल NETF का फुल फॉर्म क्या है, हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, है ना, जिससे आप रिलेट कर पाओ। यदि आ गया निम्न में से कौन से जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि निम्न में से कौन से कथन नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सही है या गलत है, इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि NETF यदि बोल दिया गया, क्या NETF का प्रावधान है नई शिक्षा नीति में? हाँ बिल्कुल है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल ना हमें शॉर्टकट भी याद करने हैं कि किस तरीके से क्या है। तो बात आती है यहाँ पे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये क्या है? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। ये क्या है? एक स्वायत्त निकाय है। ये क्या है? एक स्वायत्त निकाय है। That will be created to provide a platform for what? For the free exchange of ideas on the use of technology. ये क्या है? एक ये स्वायत्त निकाय है जो कि किसके लिए है? जो कि प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक मंच प्रदान करता है। बहुत ध्यान से सुनो, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच सीखने, मूल्यांकन योजना और प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय है। यदि पूछा गया क्या राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच क्या स्वायत्त निकाय है, तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा ना, आपको पहचानना है। तो क्या पहचानना है? मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये क्या है? एक स्वायत्त निकाय है जो कि क्या करता है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बताया गया है? प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में क्या बताया गया? ऑल प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। सभी व्यावसायिक शिक्षा किसका अंग होते हैं? तो सभी व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होती हैं। ये तो बिल्कुल हमें पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, standalone technical universities, health science university, legal and agriculture university etc. will aim to become multidisciplinary institutions. क्या बताया गया है? मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस किसको किसको बनना है? तो बताया गया जो स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यानी कि बोला गया कि ये ना केवल ये टेक्नोलॉजी यानी कि ये जो है ये टेक डिपार्टमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी केवल है। तो ये वहाँ पे नॉन टेक बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या? केवल टेक्निकल बच्चे बस पढ़ सकते हैं? तो बताया गया कि नहीं, फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो हमारे यहाँ ये भी प्रावधान किया जाएगा कि अब हम उसे नॉन टेक भी बना दें, नॉन टेक भी बना दें। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसमें लिखा क्या है, बस आपको इतना समझना है। यदि आपको चीज़ें ना समझ में आ गई ना, तो चीज़ों को आपको जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ना ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत कि अरे मुझे तो याद नहीं हो रहा है। जब हमें चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, तो हमें ना ज़्यादा वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत ही ज़्यादा अरे ये चीज़ हमें समझ में अभी पहले समझनी पड़ेगी फिर उसके बाद रटनी पड़ेगी। नहीं, जब आप वीडियो देखो तो कोशिश ये करो कि बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्या बताया गया है? जो स्टैंड अलोन जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसके बाद जो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि केवल वहाँ पे और केवल वो साइंस है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड है और वहाँ पे और कुछ हो ही नहीं रहा है, वो केवल स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और जो लीगल यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पे ना केवल LLB बच्चे ही बस आ सकते हैं, जो लॉ वाले स्टूडेंट है ना केवल वही आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? हम बाकी लोग भी आ सकते हैं, बाकी लोगों के लिए भी प्रावधान करिए। फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ना केवल कृषि वाले बच्चे आ सकते हैं, बाकी ना हम बाकी बच्चों को एडमिशन नहीं देते। तो क्यों नहीं देते हो भाई? दो, क्या बताया गया? तो उसको क्या बना दिया जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, बहु अनुशासनात्मक संस्थान के रूप में अब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसको? जो स्टैंड अलोन जो तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय ये हैं, तो उनको क्या बनाया जाएगा? बहु अनुशासनात्मक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत, इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। क्लियर है? फिर जो एडल्ट एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में ये बताया गया है कि पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी
नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि हम 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करें। कितने प्रतिशत? तो 100% युवा और वयस्क साक्षरता हम हासिल करें, याद रखना आप लोग, ठीक है। यानी कि 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा के बारे में क्या बताया गया? द सेंटर and the states will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of the GDP at the earliest. सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो जल्द से जल्द जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके 6% तक का योगदान किस में होना चाहिए? तो शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का क्या आना चाहिए? 6% किस में लगना चाहिए? तो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। यानी कि 6% ऑफ द जीडीपी अब एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए। 6% ऑफ द जीडीपी किस में जाना चाहिए? एजुकेशन में लगना चाहिए। इसके लिए कौन मिलकर के काम करे? तो सेंटर प्लस स्टेट। याद करो, कोठारी कमीशन ने भी बोला था, फिर उसके बाद जो शिक्षा नीति आई थी उसने भी बोला था। क्या बोला था? कि हम ऐसा करेंगे कि इतना % सेंटर के लिए अलग किया जाएगा, स्टेट भी कोशिश करें कि वो भी लगाएं, कोशिश करें, है ना। फिर उसके बाद जो नगरीय निकाय होते हैं वो भी कोशिश करेंगे, बाकी ग्रामीण स्तर पर गांव भी कोशिश करें कि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दें। क्या हमने ये सभी पॉइंट्स को पढ़ा है क्या? हाँ, हमने बिल्कुल पढ़ा है। तो नई शिक्षा नीति ने क्या बोल दिया? क्लियरली बोल दिया है कि 6% ऑफ द जीडीपी शैल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड सेंटर एंड द स्टेट स्ट्राइव टू डू एट अर्लीस्ट। यानी कि जल्द से जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार 6% जो है शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जो है सकल घरेलू उत्पाद का करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब हमने क्या देख लिया? ओवरऑल हर चीज़ देखा है, ठीक है। यदि हम देखें कि यहाँ पे क्या, यदि हम रिवीजन की तरह देखें कि हमने फ्यू पॉइंट्स जो कि बिल्कुल है कि कहाँ पहुँचना है, तो 6% ऑफ द जीडीपी में पहुँचना है। यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में पब्लिक इन्वेस्ट, सार्वजनिक निवेश कितना होना चाहिए? 6% ऑफ द जीडीपी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि मानव विकास संसाधन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? राइट टू एजुकेशन अंटिल क्लास 12 एज ऑफ 18 ईयर्स। फिर 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि 2035 तक क्या कर देना है कि 50% हमारा लक्ष्य है कि जो एनरोलमेंट रेशियो कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए? तो एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाना चाहिए हमारे देश में। 50% लोग एनरोल रहे, नामांकन उनका होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे हमारा जो है हमने ये पार्ट 7 को कंप्लीट किया है। अब थोड़ा सा बस पार्ट आपका बचा है ये नई शिक्षा नीति में, उसके बाद आपकी नई शिक्षा नीति कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में आपको जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ कि ABEO पेपर 2 की तैयारी जो है YouTube में ही करवाई जा रही है। साथ में यदि आपको फुल कोर्स के लिए एनरोलमेंट करवाना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना तो आप ज़रूर एक बार कॉल करिए, एक बार बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए कि क्या है कैसा है, तो ज़रूर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी हमसे जो भी हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो फिर ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।